राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। कौन जीत रहा है बंगाल का मैदान। रत्नाकर सिंह हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। रत्नाकर जी का स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राज जी का बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी का स्वागत है। सौरभ दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सौरभ जी का स्वागत है। और अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर एहतेशामुल हक, टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं। सौरभ दुबे, हम तो चर्चा करने आए थे कि बंगाल में खेला होबे कि नहीं होबे, और जब तक वो समय आता ही नहीं 5 बजते और हम लोग बहस शुरू करते, तब तक दिल्ली में खेला हो लिया। आज ही केजरीवाल जी का गृह प्रवेश है नए बंगले में, जो उन्हें अध्यक्ष के नाते मिला है आम आदमी पार्टी के, और आज ही पार्टी टूट गई। 10 में से 7 एमपी चले गए। खैर, वो विषय अलग है। आज का विषय बंगाल में आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा टर्नआउट है, सबसे बड़ा मतदान है। कैसे देख रहे हैं ये मतदान, क्या कहता है? इतना तो ठीक तय है कि जो कुछ परिणाम आएगा वो प्रत्याशित नहीं होगा, वो सामान्य परिणाम नहीं होगा। अद्भुत असामान्य रूप का मतदान असामान्य परिणाम ही देगा। आपकी दृष्टि में क्या परिणाम हो सकता है, सौरभ दुबे? देखिए अमिताभ जी, एक कहावत है कि कब कौन किधर का किधर हो जाए, इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए। तो वही आज जो हम 10 में से 7 को देख रहे हैं कि वो इधर के थे और आज उधर के हो गए। दूसरी बात देखिए, जो बंगाल की बात हो रही है, बंगाल में मुझे लगता है कि जो ऐतिहासिक वोटिंग पहले चरण की हुई है, साथ ही साथ तमिलनाडु में भी ऐतिहासिक वोटिंग जो हुई है, ये प्रमाण है 2 बातों का। तो श्रेय भी 2 लोगों को जाता है। इसमें पहला श्रेय जाता है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग ने पहले दिन से ही ठान लिया था कि बंगाल में इस बार बिना हिंसा के, बिना डर के पूरी व्यवस्था जो है वो रखनी है, करनी है। और इसके लिए पूरा पूरा उनको साधुवाद, पूरा उनको धन्यवाद कि चुनाव आयोग ने जैसा कहा था वैसे ही प्रमाण वहां पर प्रस्तुत किया। और जो जनता लगातार, जिसको पहले चुनाव में जो वो इस बार बिना डर के बाहर निकली, घर से बाहर निकल के वो वोट की। तो दूसरा जो धन्यवाद है वो वहां की जनता को है, बंगाल की जनता को है, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग। और तीसरी बड़ी बात देखिए, जो हमने लगातार पिछले 4-5 वर्षों में देखा है कि देखिए, एक एसआईआर की बात आती थी, तो एसआईआर से अब ये दिखने लगा है कि चुनाव जो प्रबंधन थे उसमें सुधार होने लगे हैं। क्योंकि जो बिहार का चुनाव हुआ था उसमें भी वोटिंग परसेंटेज वो बढ़ा हुआ दिखाई दिया था। और साथ ही साथ जो महिलाओं का जो 4-5 वर्षों से लगातार बढ़ता हुआ वोट दिखाई दे रहा है, ये लोकतंत्र के लिए सुखद दिन दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। तो अब आपके प्रश्न पे आता हूँ, आपने कहा कि ये किधर दिखाई दे रहा है जाता हुआ बड़ा हुआ वोट। देखिए, मुझे लगता है जब कोई जनता जागरूक होती है और घरों से बाहर निकल करके वो बिना डर के, बिना भय के और सुरक्षा महसूस करते हुए अगर मतदान करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसमें लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लगातार रैलियां हुई, अमित शाह गृह मंत्री की रैलियां हुई, उन्होंने इस बात को रखा कि आप वोट करिए, कोई बात नहीं, जिसको भी वोट करना है करिए, लेकिन घरों से बाहर निकलिए। तो अब जो ये बढ़ चढ़ करके वोटिंग परसेंटेज दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि पक्ष में जा रहा है। ठीक, धर्मेंद्र जी, बंगाल का राजनीतिक हिंसा का इतिहास बिहार से भी विचित्र इतिहास रहा। भारत का कोई राज्य पश्चिम बंगाल की तुलना नहीं कर के साथ कॉम्पिटिट नहीं कर सकता था इस चुनाव के पहले चरण से पहले तक। 1952 से लेकर और पिछले चुनाव तक 21 तक वहां राजनीतिक हिंसा इस कदर होती थी कि आदमी को टुकड़ों में काट के सड़क पर फेंक दो, इस टाइप की हिंसा थी, ये जिंदा जला दो।
तब जाके कहीं चुनाव हो पाता था, चाहे कोई सी फोर्स लगाओ। पहली बार एक दो झड़पों को छोड़ दीजिए, बाय एंड लार्ज शांतिपूर्ण मतदान, और इतना मतदान आजादी से लेके आज तक कभी इतना मतदान किसी राज्य में किसी लोकसभा चुनाव में हुआ ही नहीं। अखिलेश जी को मैं सुन रहा था, वो कह रहे उनको चिंता इस बात की है कि वहां 3 लाख पैरामिलिट्री फोर्स भेजी है तो यूपी में कहीं 6 लाख ना भेज दें। मुझे लगता है कि मान लीजिए 6 नहीं 50 लाख भी रहे फोर्स, अगर चुनाव ही बढ़िया से हो रहा है, बिना हिंसा के हो रहा है, 90%, 94%, 95% वोट हो रहा है, तो ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छा ही है। फिर चुनाव लड़ने वालों को पुलिस की संख्या में क्यों उलझना कि 2 पुलिस वाले खड़े हैं या 4, जैसा अखिलेश जी की चिंता में देख रहा था, वो कह रहे थे वहां 3 भेजें तो यहां तो 6 भेजेंगे ये लोग, 6 लाख। जी जी नमस्कार अमिताभ जी, आपको पैनलिस्ट साथियों को हमारे और दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। बिल्कुल आप बड़ा जेन्युइन सवाल उठा रहे हैं। देखिए जो ये संख्या की बात है, जहां तक पहले उस पर आता हूं जो आपने उठाया, 3 लाख भेजे, 6 लाख भेजे, 10 लाख भेजे, मूल ये है कि मानसिकता क्या है, उनको गाइड करने वालों की मॉडस ऑपरेंडी क्या है। 2 चीज होती है अमिताभ जी। निश्चित तौर से बंगाल में जो हुआ, ऐतिहासिक मतदान हुआ, बंगाल के मतदाताओं को बधाई, और अच्छे लोकतंत्र की यही पहचान है कि प्रत्येक मतदाता अपना मत कास्ट करे, मतदान करे, इसमें कोई बट नहीं होनी चाहिए, तभी एक स्वस्थ लोकतंत्र निकल के आता है। ये अलग बात है, पहले लोग कम करते रहे, क्या कारण थे उस डिबेट का विषय है। यही चुनाव आयोग, यही लोग तमाम अपील करते रहे और राज्यों में वो स्थिति नहीं पहुंची, लेकिन बंगाल में पहुंची। बंगाल ने इनकी जो धमकियां थी चुनी हुई सरकार के खिलाफ, जो प्रधानमंत्री जी और अमित शाह की भाषा थी, उसके विरुद्ध वहां लोग इकट्ठा होकर के कि किसी भी तरह मेरा मत जो है छूटे ना और लोकतंत्र का चीरहरण ना हो, उसके लिए हुआ। ममता जी आ रही, लेकिन जो शांति की बात कर रहे थे, 3 लाख पुलिस वाले हो, पैरामिलिट्री हो कि 8 लाख, देखिए 2 चीज होता है। एक सर होती शांति, एक होती सन्नाटा। शांति वहां क्रिएट की जाती है जो सार्वजनिक समारोह होते हैं, शादी हो, ब्याह हो, अन्य सार्वजनिक आयोजन हो, कोई मीटिंग हो, रैली हो, वहां शांति बनाई जाती है। लेकिन गृह मंत्री जी के नेतृत्व में लगातार संस्थाओं का दुरुपयोग करके वो सन्नाटा चाहते हैं। और अमिताभ जी, सन्नाटा किसी सार्वजनिक समारोह या सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं, केवल शमशान घाट पर होती है। यह गृह मंत्री जी की मदद से प्रेंडी है कि वो शांति के बजाय सन्नाटा स्थापित करना चाहते हैं, इसका विरोध है। दूसरी बात, बंगाल में ममता जी अभी रुकना होगा, अभी केवल उसको लेकर के लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों ने अधिक से अधिक मतदान किया, स्वागत योग्य है। बाकी वोट उन्होंने दिया है, उनकी गणना होगी तो सरकार का तय हो जाएगी किसकी सरकार है। ठीक, धर्मेंद्र जी, केवल बंगाल नहीं, आप दृष्टि थोड़ी बड़ी रखो। एसआईआर के बाद बिहार ने अपने अब तक के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा वोट कास्ट किया, ये आपको याद रखना चाहिए, आप राजनीतिक कार्यकर्ता हो भाई। तमिलनाडु ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा वोट कल कास्ट किया एसआईआर के बाद। आसाम ने सबसे ज्यादा वोट कास्ट किया, केरला में सबसे ज्यादा वोट कास्ट हुआ, पुडुचेरी में सबसे ज्यादा वोट कास्ट हुआ। यानी एक सीरीज है, एक क्रम है भाई। जिस एसआईआर को आप लोग गंगाजल हाथ में लेके गाली, अरे अब तो आप मैंने उनको रोक दिया तो आपको कैसे बोलने देंगे ना, जब अवसर आएगा तब। जिस एसआईआर को आप गाली दे रहे थे छत पर खड़े हो के, एसआईआर मुर्दाबाद, एसआईआर मुर्दाबाद, ये उसी की देन है कि 100 में 94 लोग वोट दे के आए। और आपकी बात का खंडन ऐसे हो जाता है, आपने कहा ये मुर्दों वाली सन्नाटा मांग रहे हैं, बना रहे हैं भाजपाई। भैया सन्नाटा तब होता था जब कांग्रेस की सरकार 42% मतदान में 22% वोट पाके बन जाती थी। 100 में 42 आदमी। पहली बार कांग्रेस की सरकार जब बनी विधानसभा में, बंगाल में विधान चंद्र राय के नेतृत्व में, तो 42% वोट पड़ा था। आपको 94% वोट सन्नाटा लग रहा है, गजब बात है भाई। मेरे लिए तो इससे ज्यादा जागृत मतदान कभी हुआ ही नहीं देश में कहीं। समाजवादी पार्टी को सन्नाटा लग सकता है कि 100 में 94% लोग वोट डाल गए, वो कह रहे सन्नाटा है, भय का सन्नाटा है। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि भय में 94% लोग वोट डाल जाएं। राज शर्मा जी, यही सवाल आपसे कि भय में
और सन्नाटे में मैंने ये तो सुना कि भाई बहुत ज़्यादा भय था तो वोट कम निकला वोटर, उसने कहा काहे को प्राण संकट में डालें। ये कभी नहीं सुना, उल्टी गंगा कभी नहीं सुनी मैंने कि गंगा सागर से चल के गंगोत्री जा रही गंगा, ऐसा तो कभी नहीं सुना कि 100 में 94 लोग वोट डाल लाए हों। भारत में पहली बार हुआ है। कैसे मान लें कि वहाँ भय है पुलिस का, प्रशासन का और अमित शाह की उपस्थिति का, इतना सन्नाटा हो गया, कैसे मान लेंगे? इतना आदमी तो कभी नहीं निकला। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती थी तब भी, बंगाल में चुनाव हुए तब भी इतना आदमी नहीं निकला। राज शर्मा जी। दादा पहले तो मैं बता दूं कि वोट देने जाना चाहिए, और जो वोट ना दे उसको भारत की राजनीति की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। मैं तो उस आदमी से चर्चा तब करता हूं जब वो वोट दे के आता है। मगर इसमें एक चीज बता दूं, ये एसआईआर के बाद पहली बार हो रही है चुनाव। इस बार लोगों को लगता है कि भाई देखिए बड़ा हमने फार्म भरे, ये पढ़े, लेखपाल को, बीएलए को फोन किया, तो लगता नहीं वोट देने जाओ। वोट देने जाएं, अच्छी बात है ये। हाँ, ये अच्छी बात है, इसको डिनाई नहीं करना चाहिए। हाँ। यहाँ पे बात होनी चाहिए मेन मुद्दों पे, है ना। अभी से हम कोई बड़े द्रोणाचार्य बन जाएं गुरु कि बताने लगे, तो ये सब बेकार की बातें। बस मैं एक बात जानता हूं कि अभी शायद 150-52 सीट पे हुई है। आपसे मैं आपके आगे बैठूंगा, आपसे झूठ बोल के भाग सकता नहीं हूं। तो मैं दावे के संग कह रहता हूं, मेजोरिटी ऑफ सीट अगर टीएमसी की ना हो तो मेरा नाम भी पंडित राज शर्मा नहीं। मुझे बड़ा गम बैठा साहब। अगर आप मुझे कह दोगे ओपन होके बाद, मैं कहूं गम बैठा। मुझे ये नहीं है कि ये वहां के प्रदेश के लोगों ने देखा अनुराग क्या खाते हैं, ये मेरा मैटर नहीं है। ये मेरा एक मैटर है, उस दिन पीताम्बर नहीं पहनते, बस उस दिन टीका नहीं लगाते, मंगल को ना खाते, देवनगरी के वो जाने वाले थे। लोगों देखिए, आप अलग निगाहों से मुझे देख रहे हो, मैं अलग निगाहों से देख रहा हूं, और लोगों को लगा ये अपने मतलब के लिए। अगर नागालैंड में चुनाव हो रहा होगा तो यहां ये दूसरा जानवर भी खा लेंगे। गलत हो गया। सनातन धर्म की इससे ज्यादा बेइज्जती किसी ने नहीं करी। लेकिन राज साहब, तो अमित शाह कह रहे हैं कि 110 से एक सीट कम नहीं आएगी इस पहले राउंड में। इनकी मैं बता दूं आपको। आप भी बता दो। हाँ बता दो। आप अभी कौन सी कंजूसी बताने में? ये 3 अंकों में नहीं जाएंगे। आज आप लिख ले, मैं फिर कह रहा हूं। अच्छा, मैं आपसे झूठ इतना तो बोल दूंगा जहां बचा रहा हूं, क्योंकि आप फिर झूठ पकड़ोगे तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। अच्छा, मैं तो प्रवक्ता हूं, मुझे पता है मेरी पार्टी कितनी ला रही है और वहां क्या हो रहा है, सब पता है। झूठ ना बोलो, क्योंकि ज्यादा झूठ बोलने से आपकी अहमियत घट जाती है। ठीक बात है, सब जान रहे हैं मैं झूठ बोलूं कि हम सरकार बना रहे हैं। आपके हिसाब से क्या है भैया राज शर्मा जी? भाई आप ये सोच लीजिए, ये 152 हुई है। हाँ। तो आप 95 से 105-10 सीटें तो लगा लो, तृणमूल की है। अच्छा, आप तो 40-45 मैं इसका कारण हाँ, इनसे लोग नाराज हो गए। अच्छा ये बताइए, देश का गृह मंत्री आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। प्रधानमंत्री प्रदेश में 1 रैली 2 रैली करते थे। ये तो जनाब हमारे यहाँ डीएम घूमते थे पीलीभीत जंगलों में कैमरा लेके, आज ये नदी में घूम रहे हैं कैमरा। ये प्रधानमंत्री। ठीक है राज भाई, ठीक है, ये नहीं है रत्नाकर। ठीक है राज भाई, आऊंगा रत्नाकर जी के पास। चलो, लेकिन ये बात जब भी आई तो मैंने यही बात कही, ये पहली बार बात नहीं आई। भारत ने संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया। हमने जो लोकतंत्र का स्वरूप स्वीकार किया वो संसदीय लोकतंत्र का स्वरूप स्वीकार किया। उसमें दल की प्रमुखता है, दल की वरीयता है। ठीक, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, फलान मंत्री, ढिकान मंत्री, कोई हो, सब दल के लिए कार्य करता है। उनको क्यों नहीं उपस्थित होना चाहिए? बोले नहीं, हम तो यार जमींदार हैं, हम थोड़ी निकलेंगे, हम तो एक ही बार जाएंगे, गुड्डू जहाज लगवाओ, एक बार हम आएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे और फिर जहाज में कोका कोला वगैरह रखवा देना, हम पीते हुए वापस आ जाएंगे। नहीं भाई साहब, जनता कहती भगाओ इनको, ये नए अंग्रेज आए हैं, ड्रामा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हो चाहे कोई हो, सबको जाना चाहिए, गली गली जाना चाहिए, मोहल्ले मोहल्ले जाना चाहिए। लोकतंत्र में वोट मांगना भी नहीं, मैं भी नाक नीची हो रही यार मेरे। जिले लाई हो क्या कि मां बदौलत हो? क्यों नहीं जाना चाहिए? दिल्ली के चुनाव में अमित शाह ने गलियों में पर्चे बांटे थे, मुझे अच्छा लगा था।
जनता को एक दिन मिलता है 5 साल में, उसमें भी नमस्ते करने में आपकी मूछ नीची हो रही है, वहां भी झुकने में आपको तकलीफ हो रही है। बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आएंगे, प्रवक्ता लोग आएंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं आएंगे? उनमें सुरखाब के पर लगे हैं, क्यों नहीं आएंगे? राज भाई, लोकतंत्र में सबको सर नवाना चाहिए। जो अपने को राजा समझते हैं राजवंश के, उनको भी नवाना चाहिए, और जिन्होंने नहीं नवाया उनकी पार्टी की हालत देख लो। दियाबाती करने वाला नहीं कोई। ममता बनर्जी मोटरसाइकिल पर बैठ के घूम लेती है। लोकतंत्र में यही होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? बोले ना, जब भी निकलेंगे तो फिर निजी विमान से ही निकलेंगे, हा? और रौले चौले एक साथ निकलेंगे। नहीं भाई, मैं इस मानसिकता के विरुद्ध हूं राज भाई। पार्टी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं ना, नहीं अपने घर के तो अध्यक्ष हो, बनता नहीं कोई। राहुल गांधी बंगाल में क्यों नहीं घूमे? प्रियंका जी बंगाल में धरती पर उतरकर क्यों नहीं घूमी? ये कोई बड़प्पन की बात नहीं, ये शर्म की बात है। जिस देश की जनता ने उस परिवार को अपने वोट से राजा बना के रखा है 45 वर्षों तक, उस देश के, उस परिवार के वारिस जमीन पर उतरना नहीं चाहते। उनको लगता मेरा पांव गंदा हो जाएगा। वो पाकीजा फिल्म थी, कौन सी फिल्म थी कि पांव आपके बहुत सुंदर हैं, इन्हें जमीन पे ना उतारिएगा। राजकुमार क्या जिले इलाही मां बदौलत सुल्तान आलम हो रहे हो यार आप लोग। अखिलेश जी यहां से बैठ कर कि वो ममता जी जीत के आ रहे हैं अच्छी। अरे भाई, आपको जाना चाहिए था बंगाल, 150 किलोमीटर चलना चाहिए था, क्यों नहीं गए? खाइयो न पियो, मेरी नीके रहियो। बोले हमारा आशीर्वाद है यहीं से। रत्नाकर सिंह जी, कांग्रेस कह रही है कि ठीक है हमारी स्थिति कुछ भी हो, लेकिन ममता 105 के करीब जीत रही है और 45 से 47 सीट भाजपा के हिस्से में आ रही है। और गृहमंत्री कह रहे हैं, आपके अमित शाह जी कह रहे हैं कि 110 से 1 सीट कम नहीं। इसमें तो बहुत अंतर है, दूने से ज्यादा का। क्या माने? देखिए अमिताभ जी, अभी हमारे ज्योतिषाचार्य जो है राज शर्मा जी, ये प्रिडिक्शन कर रहे थे, ज्योतिष जानते हैं, बता रहे थे, हाँ, बता रहे थे कि किसकी कितनी सीटें आएंगी। मैं तो ज्यादा जानने में हो सकता है। जो एक मिनट राज, रत्नाकर एक मिनट, हो सकता है भाई, ज्योतिष में एक विधा है प्रश्न कुंडली। हो सकता है मैंने प्रश्न पूछा, उन्होंने उसी समय कुंडली बना के प्रिडिक्ट कर दिया। प्रश्न कुंडली भी एक विधा है ज्योतिष में जी। तो मैं तो ज्यादा उत्सुक हूं ये जानने में कि कांग्रेस पार्टी की वेस्ट बंगाल में कितनी सीटें आ रही हैं, ये भी जरा प्रेडिक्ट करके बता देते तो मेरी जो है क्यूरियोसिटी वो थोड़ी कम हो जाती। अब देखिए, अब राज शर्मा जी कह रहे हैं एक तरह की ये लोग हार रहे हैं, ये लोग की सीटें नहीं आ रही, टीएमसी को जिता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के वीडियो बना के उन्होंने डाला कि इनकी ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से भारतीय जनता पार्टी को खुला रास्ता दे दिया ममता बनर्जी ने। तो मैं अगर राज शर्मा की बातों को मानूं तब तो राहुल गांधी भाई गलत कह रहे हैं, या गलत राहुल गांधी की बात मानूं तब नहीं, तो राहुल जी की लाइन अलग है, राज शर्मा और इमरान मसूद जैसों की लाइन अलग है। वो कह रहे हैं भाजपा हार रही है, ममता वापस आ रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं ममता के कर्मों के चलते तो भाजपा आ रही है। सरल भाषा में ये है। दूसरी बात, मैं मुद्दे पे आ जाता हूं अमिताभ जी। देखिए, जब जब पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, पीछे की भी घटनाओं को आप ले लें, जब कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ, वामपंथी आए, जब भी उसके बाद रिकॉर्ड वोटिंग हुई थी 75%। और जब वामपंथियों को हटा करके जब ममता बनर्जी आई थी, सत्ता हासिल की थी, उस समय भी रिकॉर्ड वोटिंग हुआ था 84%। और उसके बाद वोटिंग कम हुआ, लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हुआ तब जो है वो रिकॉर्ड वोटिंग हुआ था। और कल की भी वोटिंग जो है अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड वोटिंग हुई। ये साफ ट्रेंड दर्शाता है पश्चिम बंगाल की जनता के लिए कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है। भाई आप इतने उतान क्यों रहते? उतान जानते हैं मतलब
इम्पेशेंट क्यों रहते भाजपा वाले? 4 मई का सबर नहीं था आपको? बंगाल का रायता निपटा नहीं, समटा नहीं, दिल्ली में शुरू कर दिया क्या? आज केजरीवाल का गृह प्रवेश चैन से हो जाने देते यार। आपको 4 मई तक भी शांति नहीं थी, आम आदमी पार्टी टूट गई। रत्नाकर जी आम आदमी एक साथ पार्टी कई बयाने क्यों ले लेते हो यार? नहीं, मां यमुना के पाप और श्राप दोनों की सहभागी रही है आम आदमी पार्टी, और जब तक ये पूरी तरह से बिखर नहीं जाएंगे, टूट नहीं जाएंगे, तब तक वो श्राप इनको लगता रहेगा। दूसरी चीज मैं आना चाहूंगा, देखिए अमिताभ जी, रिकॉर्ड वोटिंग का एक और बहुत बड़ा कारण है वहां पे। कारण ये है कि पिछले 4 दशक की बात मैं कर लूं अगर, तो अगर राजनीतिक हत्याएं सबसे ज्यादा अगर किसी प्रदेश में हुआ है, 40,000 से ज्यादा 4 दशक में राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, तो वह हुई है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में हमेशा से यह रिकॉर्ड रहा है कि जब भी मतदान हुआ है, वहां पे हिंसा, आगजनी और लोगों को मारने मरने का वो देखा गया है, सारी चीजों को देखा गया है। ये इतनी शांतिपूर्वक अगर चुनाव हुआ है, तो निश्चित रूप से उसमें चुनाव आयोग और सुरक्षा बल एजेंसियों को भी धन्यवाद देना चाहिए कि इतनी शांतिपूर्वक जो है इस बार ये चुनाव देखने को मिला। नहीं, और देखिए, लेकिन सपा कह रही है शांति नहीं, आपने तो वहां शमशान जैसा सन्नाटा पैदा करने की कोशिश की। नहीं, अगर 94% आदमी अपने घरों से निकल करके और वोट डालने जाते हैं, रास्तों से होकर के लंबी लंबी लाइनें लगा करके, तो हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए वो सन्नाटा हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग जो है मुखालफत में रहते हैं हमेशा। अभी आपने अपने ही चैनल पे चलाया होगा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी कह रही है कि बंपर वोट से जीत रही है तृणमूल कांग्रेस। अभी भाई वो तो महान ज्योतिषाचार्य हैं, और हमें तो खुशी है कि इसी मुखालफत में आप जिए, क्योंकि आप इसी मुखालफत में रहेंगे तो उत्तर प्रदेश भी आपके हाथ से जाने ही वाला है। जितनी सीटें पिछली बार आई गई थी, उसकी आधी भी आ जाए तो धन्य भाग है। ठीक बात। मैं आप सौरभ दुबे, जब तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी ने वामपंथ के किले को ध्वस्त किया, उस चुनाव में पिछले चुनाव से ठीक 2.5% वोट ज्यादा पड़ा था, बहुत ज्यादा नहीं पड़ा था। कितना? सिर्फ 2.5%। उसने 34 साल के वामपंथ के शासन और सिंहासन को गंगा में डुबो दिया। ठीक, ममता जी हो गई। उसके बाद ममता जी ने 2 चुनाव और लड़े, ठीक, 15 साल की सरकार में। उन दोनों चुनावों में उनका मतलब टोटल पोलिंग घटती रही। 2011 में जो पोलिंग लेकर वो आई थी, वो बाद के चुनाव में घटी और उससे कम हो गई उसके अगले चुनाव में। ठीक, ये 2.5% एनहांसमेंट नहीं है 2021 के चुनाव में, ये 9-10% से ज्यादा का एनहांसमेंट है। 82% कुछ के आसपास आया था मेरे ख्याल से 2021 में, और ये 94%, 12% बंगाल के, मेरी बात को सुनिए धैर्य से, बंगाल के चुनावी इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 12% का जंप लगा हो चुनाव में वोट में। इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं, इसके मायने क्या है? इसके सामान्य मायने नहीं, सामान्य मायनों में 2.5% वोट बढ़ा था, लेफ्ट डूब गया, ममता जी आ गई। ममता जी उस वोट को, मतदान को बना के नहीं रख पाई, हर बार घटता गया। लेकिन इस बार 12-14% ऊपर भागा है। दुबे जी, देखिए अमिताभ जी, जब लेफ्ट का कुशासन खत्म करके ममता जी का शासन आया था, तो जनता ने इसी विश्वास के साथ ममता जी की सरकार पर भरोसा किया था कि जो लेफ्ट के गुंडे हैं, लेफ्ट का कुशासन है, उसको खत्म करने के बाद ममता दीदी के शासन में लोगों को राहत मिलेगी, अपराध से मुक्त होगा, भ्रष्टाचार से बंगाल मुक्त होगा। लेकिन वो पहले ही 5 वर्षों में होता हुआ नहीं दिखाई दिया। आपने जो इतनी सटीक विश्लेषण करते हुए जो इतनी गहराई से विश्लेषण किया, बिल्कुल ठीक है आपका कि पहले 5 साल के बाद टीएमसी का परसेंटेज है वो घटने का, और इस बार के चुनाव में जो अप्रत्याशित रूप से इतनी ज्यादा बढ़ोतरी, मतलब पूरे इतिहास में, भारत के इतिहास आजादी के बाद से इतना बड़ा वोट परसेंटेज अगर आ रहा है। और महत्वपूर्ण बात है अमिताभ जी,
भारत के इतिहास में आजाद होने के बाद बंगाल का पहली बार चुनाव ऐसा हुआ जिसमें एक भी लाश नहीं मिली, जिसके अंदर एक भी हत्या नहीं हुई, क्योंकि इसके पहले के चुनाव में कई सारी हत्याएं, कई सारे लाशें मिलती थी। तो मुझे लगता है कि देखिए, मैंने पहले ही कहा, ये चुनाव आयोग की व्यवस्था और जो जनता की जागरूकता है, जनता को कहीं ना कहीं भरोसा है। अगर देखिए, जो जो अब मेरे दिल में शंका है या मेरे दिल में तो विश्वास है, अगर परिणाम उसमें परिवर्तित होते हैं, तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे थे, मेरा नाम बदल देना, तो इनका क्या नाम राजू घोष जी अगली बार से आप रख के बुलाएंगे इनको पैनल पे। देखिए, बड़ी बड़ी घोषणा पहले से नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात देखिए, इस बात की सराहना किसने की? अधीर रंजन चौधरी ने। अधीर रंजन चौधरी जी ने क्या कहा कि वो स्वागत करते हैं सुरक्षा बलों का, केंद्रीय सुरक्षा बलों का, जिनके लोगों ने उनके एक कैंडिडेट को बचा लिया। तृणमूल के गुंडे कह रहे थे कि वो मार रहे थे उनको, कांग्रेस के लोगों को सुरक्षा बलों ने बचाया। इसकी कल भूरी भूरी सराहना अधीर रंजन ठीक है। सौरभ दुबे अभी आप ठीक है, अभी रुकना होगा। डॉक्टर एहतशामुल हक साहब भी जुड़ गए हैं, टीएमसी के सीनियर लीडर हैं। हक साहब, अमित शाह ने कहा है 152 में 110 सीट जीतेंगे, एक सीट कम नहीं, कम से कम 110 जीतेंगे, तब तो फिर आपके साथ खेला हो जाएगा। सबसे पहले आपको हमारे अमिताभ जी से कहना चाहता हूँ जी कि जिस हिसाब से हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो बोल रहे हैं, कहीं न कहीं वो उनके ऊपर चेहरे पे झलक रहा है हार की। इसलिए 110 सीट आज बताइए कि वो किस हिसाब से 110 सीट वहां ले सकते हैं। आज हमारे पास में वहां मौजूदा 95 सीट के उपभोग है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये जितनी भी बम्पर वोटिंग हुई, 92% से ऊपर जो वोटिंग की हुई है, ये समझिए भारतीय जनता पार्टी जो एफआईआर पश्चिम बंगाल में और जिस हिसाब से नाम लोगों को काटा है, हिंदुओं का सबसे ज्यादा काटा, 68%, ये हिंदू की बात करते हैं, उनके वोट काटे गए हैं। तो इस वजह का जो है इनके अगेंस्ट में ये पूरी जो जबरदस्त तरीके से वोटिंग हुई है, अमिताभ जी, ये अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी की हमारे पक्ष में हुई है। एक मिनट हक साहब, एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब लेफ्ट का शासन गया जिस चुनाव में, उस चुनाव में पिछले चुनाव से 2.5% वोट ज्यादा पड़ा था सिर्फ, ठीक? उस 2.5% वोट की बढ़त ने लेफ्ट के किले को, सिंहासन को गंगा में डुबो दिया और ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बना दिया। 2.5% वोट बढ़ा था सर, ठीक? इस बार तो 10-12% बढ़ गया। जब 2.5% वोट बढ़ने में लेफ्ट डूब गया समुद्र में, तो इस बार तो 10-12% वोट बढ़ा है पिछले चुनाव से। 82% आसपास था पिछले चुनाव में, इस बार 94% है। जी हक साहब। देखिए अमिताभ जी, आप एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके एनालिसिस से एक मत नहीं हूं। आप जिस हिसाब से 2011 का हमें जो आप उदाहरण दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम लोगों ने, ममता बनर्जी ने काम किया है लोगों के लिए ग्राउंड लेवल छोड़ करके। आज सबसे बड़ी मेरी हथियार जो है मेरी माता बहनें हैं, जिनको 1500 से लेकर 1700 रुपए डायरेक्ट अकाउंट में जाता है। आप सोच नहीं सकते हम लोगों ने इतना डेवलपमेंट का काम किया, लेकिन एक नैरेटिव हमारे लिए तैयार कर रही है, हमारी पार्टी के लिए तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इनका सपना साकार नहीं होगा। मैं हमेशा आपके चैनल के माध्यम से कहा हूं अमिताभ जी कि ये बांग्ला विरोधी पार्टी है, ये बांग्ला जबान की विरोधी है। तो किस हिसाब से इनको यहाँ पर लोग इनके खिलाफ में वोट देने के लिए 92% से ज्यादा लोग आज मत पे आए हैं। यहाँ इनका सपना साकार नहीं होगा। आपने 2011 का एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन ये जितने भी लोग हैं हमारे फेवर के वोट है, और सब वोट जो है मैं पिछले अच्छा हक साहब, ठीक है हक साहब, एक बात तो मानो, आज चुनाव आयोग को तो तारीख को थैंक यू तो बोल दो। बिना गोली के चुनाव हो गया, बिना मर्डर के चुनाव हो गया। जितना वोट विधान चंद्र राय के समय में नहीं पड़ा, ज्योति बाबू के समय में नहीं पड़ा, उतना वोट पड़ गया, तो चुनाव आयोग को थैंक यू तो बनता है ना। ना आगजनी हुई, ना 10-20 लोग मारे गए, ना रक्त बहा, नहीं, और 94% वोट पड़ गया, तो बनता है थैंक यू। आप लोगों ने पूरे चुनाव इतना कलेश किया चुनाव आयोग के नाम पर, तो उसको लड्डू खिलाना चाहिए आपको, नहीं? सारे लोगों को
हम लोग खिलाएंगे 4 तारीख को। जब जिस दिन चौथी बार हम लोग ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, उस दिन समझ लीजिए कि हम लोग पूरे राज्य के लोगों को, तमाम लोगों को मिठाई खिलाएंगे। और दिल्ली से जो लोग बैठे हुए यहाँ पर पिछले 15 दिन से लगातार जो यहाँ की सत्ता को कब्जा करना चाहते हैं, जिनका सपना साकार नहीं होगा, तो 4 तारीख को हम लोग पूरा पश्चिम बंगाल में अबीर खेलेंगे, अबीर और मिठाई जो है, लड्डू जो है पूरी जगह तक। नहीं अजय भैया, हक साहब आप जीत गए, अबीर खेलेंगे, ठीक बात है, आप जीत गए, लड्डू बांटेंगे, लेकिन 1% मान लो अगर हार गए तब क्या होगा? नहीं, हारने की संभावना नहीं, हमने इस पे काम किया है, 1% एक्सपेक्टेशन नहीं है, ये बात समझना होगा। देखिए ठीक है, हम लोग जो है, ठीक हक साहब, ठीक है, एक बात जरूर कहूंगा पूरी विनम्रता से, आज तक ऐसा कोई नेता नहीं मिला जिसने चुनाव आयोग के द्वारा हार घोषित होने से पहले हार मानी हो। आज तक कोई नहीं मिला मुझे 40 साल में। क्या बोला? अभी तो 10 वोट और खुलने हैं, 11,000 से पीछे चल रहे भैया, बोले 100 वोट अभी बाकी है। अरे चाचा 100 तुम्हें भी मिल जाएंगे, तब भी 11,000 से पीछे हो यार। लेकिन नहीं मानता, नेता होता है। उस भाई साहब नेता की चमड़ी इतनी मोटी, हक साहब, वो कहता है मुझे केवल चुनाव आयोग की घोषणा ही बता सकती कि मैं हारा, उससे पहले किसी की नहीं मानूंगा। नहीं मानता है। देखिए यही तो तरीका है भैया। एग्जाम्पल दिए जी, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ अमिताभ जी, देखिए हमारी नेत्री, वाकई में मैं अपनी नेत्री के ऊपर गर्व करता हूँ। ममता बनर्जी, आपने कहा आपके चैनल में कई बार आपने तारीफ किया, पिछले 40 साल से हमारी उनकी पहचान है, ताल्लुकात आपने एक मरतबा नहीं 4 मरतबा कहे, लेकिन वाकई में वो नेत्री पश्चिम बंगाल की जनता की सोचती है, जो गरीब है, जो समझ लिए पिछले तबके के है, जो एससी है, जो एसटी है, जो ओबीसी है, आज इतनी बड़ी पद में रह करके आज भी वो एस्बेस्टर के घर में रहती है, कोई मुख्यमंत्री आवास नहीं है उनके पास में, ये बात समझना होगा। भारत की इकलौती मंत्री है, बिल्कुल आज अकेले ही लड़ रही है, प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी से, आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, इस भारतीय जनता पार्टी के शासक मिनिस्टरों से। हक साहब अभी रुकना होगा। ये असल में धर्मेंद्र जी के पास आऊं उससे पहले एक बात को, ये विक्टिम कार्ड क्षेत्रीय दल खेलते हैं, सपा भी खेलती है उत्तर प्रदेश में ये विक्टिम कार्ड, लालू जी की पार्टी भी खेलती है, ममता जी की पार्टी भी खेल रही है कि मैं अकेला लड़ रहा हूं। भाई साहब ऐसा थोड़ी ना, कुश्ती थोड़ी ना हो रही यार मेरे, कि लंगोट बांध के आओगे। लड़ाई हो क्या हो रही? समाजवादी पार्टी वर्सेज भाजपा, तृणमूल कांग्रेस वर्सेज भाजपा। आपकी पार्टी में जितने नेता हैं वो भी तो प्रचार कर रहे हैं, आपकी पार्टी में छोटे नेता हैं तो छोटे प्रचार कर रहे हैं, उनकी पार्टी में बड़े नेता हैं तो बड़े प्रचार कर रहे हैं। इसमें नाराज होने की कौन सी बात है धर्मेंद्र जी? नहीं भाई, एक मिनट, हाँ, अब अखिलेश यादव की पार्टी में ऐसे 10 नेता तो नहीं है जो देश प्रदेश भर में पहचाने जाएं, अपने अपने जिलों के नेता हैं। तब वो भी कल चुनाव होगा तो कहेंगे कि बताइए मैं अकेला लड़ रहा हूं और इनके 500 सांसद, राज्यसभा लोकसभा मिला के 100 मंत्री, 22 मुख्यमंत्री सब उत्तर प्रदेश में हैं। तो डिंपल जी जब चुनाव लड़ी थी मैनपुरी से नेताजी की मृत्यु के बाद, तो जितना भी आपका उत्तर प्रदेश भर का सपा वाला था सब गया हाजिरी लगाने, सब गए थे। और देश भर में भी जहां सपा की कार्य इकाई है वो सब भी लोग गए थे। तो जिसके पास जो होगा वो आएगा। धर्मेंद्र जी, इसमें बुरा मानने की कौन सी बात होती है कि हम गृह मंत्री से लड़े, प्रधानमंत्री से लड़े? आपकी केंद्र में सरकार आ जाती तो आपके पास भी गृह मंत्री प्रधानमंत्री होते। धर्मेंद्र जी अमिताभ जी, देखिए 2 चीज है जी, किसी भी राजनीतिक दल को, उसके कार्यकर्ताओं को, उसके नेताओं को कहीं भी जाकर के मत मांगने का, लोकतांत्रिक तरीके से प्रचार करने का अधिकार, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है और किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। सवाल यह है कि गृह मंत्री के रूप में ताकत के साथ संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके जब जो इन्फ्लुएंस करते हैं तो उस पर सवाल उठता है कि आप एज ए गृह मंत्री जाते हैं, आपके पीछे पीछे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, तमाम जो सेंट्रल की एजेंसीज है, सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाएं पहुंच जाती हैं, लोगों पर छापा मारने, दबाव
बनाने, मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न करने, तो उस पर सवाल उठता है। देखिए वो उनका प्रिविलेज है। हम ये कह रहे हैं, आप कह रहे थे चुनाव जीतने का अमित शाह जी की, आप तो लगातार कवर करते रहे हैं। पिछले चुनाव के क्या कह रहे थे गृह मंत्री जी? अब की पार 200 पार, और गारंटी से जब प्रधानमंत्री जी दीदी वो दीदी कर रहे थे तो उस समय अमित शाह जी चिल्ला के कह रहे थे 200 से 1 सीट कम आएगी तो मैं राजनीति से तब मैं जवाब दूंगा। तमाम वादे कर रहे थे, आखिर क्या हुआ? उस गिनती में भी आप रहे, उसके बाद उनके कैसे स्टैंड बदले भी आपने देखा। तो ये राजनीति में ये नारे गढ़ना और इस तरह के बातें करना वो आम बात है, उसको करते रहे। सच क्या है कि जो वेलफेयर स्टेट के रूप में तमाम बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए जो योजनाएं ममता दीदी ने अपने राज्य के लोगों के लिए लाई है, जिसके आधार पर लगातार वो चौथी बार मैदान में मजबूती से, महत्वपूर्ण वो है। बंगाल के लोगों का जो भरोसा है उन पर, वो महत्वपूर्ण है। मत प्रतिशत बढ़ने का आपने सवाल उठाया था, 2 चीजें थी। देखिए अमिताभ जी, एक तो जो इतने बड़े पैमाने पर मत कट गया, ठीक है, उसमें कुछ मत जो मृतक सूची रही होगी, डुप्लीकेट रहे होंगे, उससे भी मत प्रतिशत बढ़ा। और दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव सेट किया कि बंगाल से तमाम लोगों का को हटा देंगे, नाम काट देंगे, उनकी जमीनों से जमीनें चली जाएंगी, उसके चलते देश के विभिन्न कोनों, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, हमारे यहाँ काम करने वाली महिला भाग करके सब काम छोड़ करके बंगाल गई वोट देने, केवल इसलिए कि अगर हम वोट नहीं डालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो SIR ले आई है कर देगी कि आगे हमारा घर और जमीनें प्रभावित हो जाएंगी। ठीक है धर्मेंद्र भाई, यही कारण है अमिताभ जी। एक मिनट, ये जो महत्वपूर्ण कारण है। दूसरी बात, जो हम लोग या हमारे नेता कह रहे हैं कि बंगाल में पूर्ण बहुमत सरकार आएगी, बड़े पैमाने पर उत्तर भारत के लोग भी हैं, बंगाल के लोग भी हैं, हम लोग जुड़े हुए हैं। जो जनता का फीडबैक आ रहा है, जनता में जो उत्साह है, वो ममता दीदी के लिए है। दूसरी बात, यही समय है कि बस 5 सेकंड अपनी बात खत्म करूंगा। यही समय है कि जब आप 2014 से लगातार सरकार में हैं और जो मतदाताओं को आपने प्रलोभन दिए थे, जो मतदाताओं से आपने वादा किया था, जो आप संकल्प पत्र लेके आए, जब पर सवाल होता है आप ध्रुवीकरण करने लगते हैं, जाति राजनीति। धर्मेंद्र जी अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा धर्मेंद्र जी, अब आप रुकना होगा। अब तो आगे काफी बात आ गई धर्मेंद्र जी के। यानी समाजवादी पार्टी के लिए मेरा टेक ये है, आप तैयारी अपनी दुरुस्त रखिए और मेरी बात लिख के रख लीजिए, हैं 85 से 90% के बीच वोट पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। क्या? जिधर सिरहाना है उधर पैताना हो जाएगा, जिधर पैताना है उधर सिरहाना हो जाएगी। लिख लो मेरी बात धर्मेंद्र जी, फिर बात में ना कहना कि समझ नहीं आई बात। 85 से 90% वोट पड़ेगा एक, और जसराना से लेके अब भोगांव तक पैरामिलिट्री फोर्स होगी, ये भी ध्यान रखिए। बंगाल का सफल मॉडल सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू होगा। ना हिंसा, ना झाएं झाएं, ना झिक, शांतिपूर्ण अद्भुत मतदान, और क्या चाहिए लोकतंत्र में। तो समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा एहतियात बरतना, तो तैयारी करनी होगी। बाकी तो जनादेश है, ठीक है। राज शर्मा साहब, 2 अलग अलग बातें आ रही, आपकी बात और आपकी बात के साथ इमरान मसूद को हमने अभी सुनाया, वो बोले कि भाई भाजपा हार रही, ममता जी आ रही हैं, और राहुल जी कह रहे हैं कि ममता जी की ऐसे कर्म रहे, उन्होंने ऐसा राजपाट चलाया कि भाजपा को बंगाल दे दिया। ये अलग अलग स्वर नहीं है कांग्रेस में? नहीं है सर। आप लोग चाह रहे हो ममता जी जीते, कुछ कांग्रेसी, राहुल जी कह रहे कि ये तो ममता जी के हाल के चलते ये हुआ कि भाजपा इतना हावी हो गया बंगाल में। देखिए एक फॉर्मूला होता है जी, मैं बताऊं, जिसको आप मान लो, हमारी वहां स्थिति क्या आपको भी पता है, हमें भी पता, सबको पता है, उसमें ज्यादा झूठ नहीं बोलना है। मगर हमें पता, मैं सोचता हूं पर्टिकुलरली, मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि इस वक्त बीजेपी को हराने के लिए मैं चाहता हूं कि टीएमसी जीते। वैसे तो आदमी सोचता है अपने के लिए, लेकिन मुझे पता है। अब मैं दूसरी बात दुबे जी के लिए कहता हूं। दुबे जी आपकी एक उम्र है, यंग हो, देश को मुझसे कम उम्र होगी, मेरी एक एज है, लेकिन बस इस बात का जवाब दे देना, मैं आपके आगे सर झुका दूंगा। ये पीतांबर पहन के, टीका लगा के, शराब की दुकान में जाऊं और मुर्गा खाऊं, फंस गया। क्या अनुराग ठाकुर ने अच्छा किया? ये वहां देख रहा था हिंदू, ये वहां हिंदू देख रहा था। आप इतना बता देना, हार जाएगी भाजपा। अच्छा किया था, मैं कर दूंगा। नहीं, मुर्गे पे राज भाई, मुर्गे पे हार जाएगी भाजपा। नहीं, एक
पर अभी हार आगे तो दद्दा आप पहले आप पूरी बात मेरी सुन लीजिए। दूसरी बात, मैं आज एक और बात कह रहा हूं, ऐसा है अगर मैं आपके संग डिबेट पे बैठता हूं तो दद्दा कुछ तो 2-4% आपकी जो जानकारी है वो आपके द्वारा संप्रेषण से मिल जाती है मुझे। महिलाएं ममता जी को दे रही हैं वोट, आप लिख ले जी। 10% अपवाद हो सकता है, 10-15% अपवाद हो सकता है। आई एम नॉट अ गॉड, मैं भगवान नहीं हूं, इंसान हूं, कैलकुलेशन नहीं कर सकता हूं। ठीक है, बस मैं इतना बता रहा, महिला देंगी टीएमसी को और कांग्रेस को। हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार में महिलाओं का वोट अरे मोदी जी को भी जी, एक बात बताऊंगा दुबे जी, जीवन में याद रखिएगा, मैं झूठ बोलने से पहले मरना पसंद करता हूं। और सुन लीजिए आप, जो चाहता हूं मैं नॉनवेज खा रहा हूं भाई साहब लोग, अरे हमसे मैं अभी नॉनवेज लेने गया, मुझे मां की कसम मैंने ये कुर्ता उतारा, मैं नहीं जा सकता था, मरना कबूल है। अरे हिम्मत जुटाओ ऐसे कहने की भाई। दुबे जी छोटे, आपकी जितनी उम्र का मेरा बेटा है, इससे ज्यादा नहीं दूंगा मैं। देखो ये पहन के मैं मुर्गा लूं, ये पहन के मैं मछली खाऊं और आप उसका समर्थन नहीं खा सकता है। किसी आप बंगाल के लोगों का अपमान मत करिए, बंगाल के लोगों को नॉनवेज खाते हैं उनका अपमान मत करिए, ये अपना विषय हो सकता है। मैं हमारे से कहता हमारे ब्राह्मणों का प्रचार करा रहे हो, खाते हैं, बेइज्जती कराते हो, सच क्यों नहीं बोलते? अच्छा आप एक बात बोलते क्यों नहीं हो? अरे यार कांग्रेस भैया तो 3 में है ना, तो 13 में है। बंगाल के लोगों का अपमान क्यों कर रहे हैं? देश को बर्बाद नहीं करने दूंगा, स्पेशली ब्राह्मणों तो क्या बर्बाद नहीं करने दूंगा। तो बंगाल आसाम के लोग मेरा समझ जाता है। बंगाल के लोग आपने एक बात नहीं कही, आंख से आंख मिला के बात करिए। अनुराग ठाकुर का विरोध करते हो कि नहीं करते हो? देवनागरी का एक नेता डाबर पहन के टीका लगा मुर्गा मछली खाता है। मुझे यार एक बात तो भैया, राहुल गांधी जी जैसे चुनाव में बैंकॉक जाते हैं ना, आप बैंकॉक और थाईलैंड की यात्रा करिए। मोदी जी जमीन पर चुनाव लड़ते हैं, वो बंगाल में दिखाई देंगे, राहुल गांधी जी दिखाई देंगे ब्राह्मण की सनातनों की बेइज्जती कराने वाले। दोनों मित्रों को दोनों मित्रों को रोकूंगा, राज भाई को भी, सौरभ जी को भी। देखो भाई, ये मांस वास पर ज्यादा ना अड़ो, इसको जाने दो, जितना कहना सुनना तो कहीं सुन चुके। इस देश ने बड़ी बड़ी चीजें देखी, और मेरे साथ सबसे खराब बात यह है कि जो चीज मेरी आंख से गुजर गई, वो कोई मौसम रहे वो फिर मेरे मेमोरी से डिलीट नहीं होती। नवरात्र चल रहे, सावन या नवरात्र कुछ था, लालू जी के यहाँ गए राहुल गांधी, वो भी तो ब्राह्मण है, वो क्लेम करते हैं कि हम ब्राह्मण हैं दत्तात्रेय। उनने मांस बनाना सीखा, पूरा विधि विधान से उसकी शूटिंग कराई, वो शूटिंग जारी की, कैसे कैसे मुर्गा काटो, बकरा काटो, उसमें क्या मिलाओ, कितना प्याज कितना लहसुन। धर्मेंद्र जी रुक जाओ, आपके भी काम की चीज़, इसको समझो सीखो, ठीक। उसके बाद खुद खाया, लालू जी से कहा कि गुरुजी मैं बड़ा कृतकृत्य हुआ, आपने ये सिखा दिया। और फिर वो बोले कि मैं घर जाऊंगा तो प्रियंका लड़ेगी, उसके लिए नहीं होगा। तो लालू जी ने बच्चियों से कहा कि बांधो घर के लिए। तो प्रियंका जी का वीडियो आया खाते हुए, उनने भी कहा बहुत बढ़िया बना है। राहुल जी ने कहा मैंने भी इसमें हाथ बटाया है। जबकि एक इंटरव्यू में प्रियंका जी ने कहा था कि हमारे घर में तो कोई लहसुन प्याज छूता तक नहीं है क्या। और उस दिन वो बेहतरीन वो चंपारण मटन नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि कर रही थी। क्या करिएगा राज भाई, किन किन के लिए विरोध लीजिए, किन किन के लिए आप कमीज उतारोगे अपनी क्या। प्रियंका जी ने कहा कि हमारे घर में चिमटे से भी लहसुन नहीं छूते, लेकिन चंपारण मटन खा लेते हैं हम लोग सावन में, नवदुर्गा में। हो सकता है, लेकिन वो तो लहसुन डाल के बनाया था लालू जी ने, मैंने वीडियो देखा था, और 1 सेर प्याज और आधा किलो लहसुन डाला था उसमें, और ये कहा था जितना लहसुन रहेगा उतने पेट के लिए अच्छा। तो खाए रतबर, उसमें काहे को बहस में पड़ना, ठीक है खाने दीजिए। बहुत सारे मुद्दे हैं। एहतशामुल हक साहब, मुझे लग रहा है बकरी और मछली और मुर्गा और बड़े का मांस, ये चुनाव के मुद्दे नहीं हैं, हो सकते अब ना। हक साहब देखिए अमिताभ जी, इस हिसाब से कहा जाता है कि राजनीति में क्या क्या न किया हमने सिस्टम राजनीति। तो देखिए आज जिन्होंने इतनी बड़ी बात करती थी
वो क्या हुआ, वो पश्चिम बंगाल में आकर करके इतना बड़ा चंदन टीका लगा करके मछली खा रहे। तो ये कहीं ना कहीं समझ लीजिए, ये बोलते कुछ है करते कुछ है, इसलिए सताने की कुछ भी पॉसिबल है। इस हिसाब से कहते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट पाना, सत्ता पाना, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। जो दिखलाया है उन्होंने कि मांस खाते हुए, तो ये कहीं ना कहीं समझिए कि ये हिसाब से ये हिंदुओं भाइयों का मासूम सा सवाल। हक साहब, लेकिन मछली खा करके वो अपमान कर रहे हैं, वो एक ब्राह्मण होकर के मछली खा रहे हैं, आप दिखला रहे लोगों के बीच में। ठीक, एक मासूम, ये कहीं ना कहीं समझिए, इससे बहुत माइनस होगा वोट भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ठीक, समझ गए हक साहब, समझ गए। आप कह रहे हो मछली की फोटो से भाजपा चुनाव हार जाएगी, ओके समझ गए। रत्नाकर सिंह जी, मछली आप पर भारी पड़ रही है, ऐसा हक साहब कह रहे हैं, और राज साहब कह रहे टीका हटा लेते और कमीज उतार देते, नंगे खा लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। रत्नाकर जी, अंदर बैठ के क्यों खा लिए मछली? आप भी बवाली हो, अंदर क्यों नहीं खाए? सब अंदर खा ही रहे। जैनियों को छोड़ दीजिए तो सब खा रहे, कौन क्या नहीं खा रहा? रत्नाकर जी जी, अमिताभ जी देखिए, ये तो अपनी श्रद्धा है। आप वेज खाइए, नॉन वेज खाइए। अगर व्यक्तिगत रूप से मेरी बात कर लें तो मैं तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं, लेकिन शुद्ध रूप से शाकाहारी हूं और नियमित पूजा पाठ करने वाला। कर्म से मैं यही कहूंगा, कर्म से मैं ब्राह्मण हूं, धर्म से कर्म से मैं ब्राह्मण हूं और भले ही क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ। मैं राज्य की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानता। और इनकी एक बात मुझे बहुत प्यारी लगती है अमिताभ जी, ये जब भी कुछ इस तरह का तर्क देते हैं तो कहते हैं कि मैं ज्यादा झूठ नहीं बोलता मैं अभी झूठ नहीं बोलूंगा तो ये इनकी बातें जो आती है ना, निश्चित रूप से ये बोलना तो चाहते हैं झूठ, लेकिन आपके प्रभाव में, और अभी बता रहे थे ना कि कुछ सिनर्जी मिलने लगती है, आपके प्रभाव में ये झूठ बोल नहीं पाते हैं। दूसरी चीज, मैं गंभीर विषय पे आना चाहूंगा। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे और हमारे ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे थे और कह रहे थे कि ममता बनर्जी जो है वो तमाम योजनाएं लेकर के आई। मैं इनसे ही पूछूंगा या इनके टीएमसी के नेता से पूछ लेता हूं कि अगर ममता बनर्जी ने 15 साल में विकास के काम किए हैं तो क्यों वो भय दिखा रही थी? भाई, क्यों वो भय दिखा रही थी कि मच्छी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं खाने देगी अगर भारतीय जनता पार्टी आ गए तो? लो भैया, हमारे नेता तो मच्छी बैठ के खा रहे थे, तो वो सरकार आएगी तो मच्छी कैसे नहीं खाने देगी? ये भी जरा प्रश्न पूछ लीजिएगा। दूसरी चीज ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है योजनाएं, टीएमसी के बारे में कह रहे थे कि योजनाएं लेकर के आए। अगर टीएमसी ने योजनाएं लेकर के आई तो ये बताते, लेकिन टीएमसी ने तो केंद्रीय योजनाओं को रोकने का काम किया। हमने जो वहां के लोगों को योजनाओं का जो लाभ मिलना चाहिए केंद्रीय योजनाओं को, वो सारी योजनाओं को रोक करके उस लाभ से वंचित किया पश्चिम बंगाल की जनता को। और तीसरी चीज कह रहे थे ये ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी करती है। अरे भैया, पूरे चुनाव में ध्रुवीकरण करने का काम किसने किया? जरा यहाँ पे नेता टीएमसी बैठे हैं, यही बता दे। क्या ममता बनर्जी ने नहीं कहा कि 1 मिनट में विशेष समुदाय 1 मिनट में 12 बजा देंगे? क्या हिंदुओं के लिए नहीं कहा कि मुसलमान 1 मिनट में 12 बजा देगा? जरा मैं गलत कह रहा हूं तो नकार देंगे। ये वही ममता बनर्जी है ना जो जय श्री राम कहने पे भड़क जाती हैं। ये वही ममता बनर्जी है ना जो बाबरी मस्जिद हुमायूं कबीर बनाता है तो खुली छूट दे देते हैं, और जब हिंदुओं पलायन करते हैं मुर्शिदाबाद और संदेश खाली से तो चुप्पी साध लेती हैं। तो ये ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? हम तो आज भी वहां पे विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं और विकास की राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, और हमने कहा है अब तो वोट मांगने का टाइम भी चला गया। अब तो 29 को वोट है, उसके बाद परिणाम है। हक साहब, लास्ट कमेंट जल्दी से। जी देखिए, हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस पे बोल रहे हैं, मैं अमिताभ जी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ममता बनर्जी के हिसाब से लोगों के लिए पश्चिम बंगाल में काम किया। आपने जो दिल्ली में वादा किया था कुछ दिन पहले कि 2500 रुपया करके देंगे हर एक माताओं बहनों को, लेकिन आपकी सरकार बन गई, लेकिन आपने 15 रुपये भी नहीं दे पाए। देखिए, ये जुमले की सरकार नहीं है, ये ममता बनर्जी पहले करती पे टिकलाती है। आज 94 योजनाएं तय करके आज हमारे 2 लाख करोड़ रुपए तो केंद्र सरकार रोक के रखे हुए जो हमारे राज्य से ले जाते हैं,
जीएसटी के पैसे, मनरेगा के पैसे, तमाम पैसे, और हमें नहीं दे रहे। इसलिए क्यों नहीं दे रहे कि इनकी सरकार बनाने इनके हाथ को खाली रखा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अपने पास से जो भी हमारे राज्य में पैसा आता है उससे हम लोग अपने लोगों को देते हैं। आपके जैसा जुमलाबाजी के नहीं है। ना 15 लाख मिला, ना तो 25,000 मिला। अभी रुकना होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हक साहब ने कहा कि हम जुमलाबाजी नहीं करते, जो कहते हैं सच्ची बात कहते हैं। एक मैं पश्चिम बंगाल से बहुत ज़्यादा उतना परिचित नहीं जितना यूपी से हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत नज़र रहती है पत्रकार के नाते। भवानीपुर में एक मक्खन पट्टी करके मार्केट है जहाँ से ममता जी लड़ रही हैं। वहाँ 40 से ज़्यादा दुकानें जल के राख हो गई। ममता जी ने कहा बड़ी दुकान जिसकी थी उसको 2.5 लाख, और जिसकी छोटी दुकान थी उसको 1.5 लाख रुपया देंगे, और 10,000 रुपया खाना खर्चा के लिए तुरंत देंगे। क्या वहां अभी तक पैसा नहीं पहुंचा? 10,000 कुछ लोगों को मिले, वो भी सबको नहीं मिले, और 2.5 लाख तो मिले ही नहीं। ये तो भवानीपुर का हाल है जहां से ममता जी लड़ रही चुनाव, जहां सरकार है वही जिला है, कलकत्ता के अधीन है, 11 सीट है, उसी में भवानीपुर है। तब मैं कहीं सुनी भरोसा नहीं करता, मैं तो आंखों देख के भरोसा करता हूं भैया। दूसरी चीज, धर्मेंद्र भाई ने एक बात उठाई थी कि अमित शाह आए हमें दिक्कत नहीं, नरेंद्र मोदी आए दिक्कत नहीं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की हैसियत से। धर्मेंद्र जी को पता होना चाहिए कि भारत ने जो संसदीय व्यवस्था स्वीकार की, उस व्यवस्था में, और वो नियम सब पर लागू है, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस कोई सरकार में रहेगी उस पर लागू होंगे। अखिलेश यादव भी जब 2017 में प्रचार कर रहे थे तो बाहैसियत मुख्यमंत्री ही प्रचार कर रहे थे, उनको वही प्रोटोकॉल मिल रहा था हर जगह, उनके पीछे उतनी ही फौज फाटा जा रही थी, 1,000 1,500 पुलिसकर्मी लगाए जा रहे थे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के भाई, और एनएसजी अलग से। तो हम करें तो लीला और दूसरा करे तो ये ठीक नहीं ना। ममता जी भी प्रचार में जहां जा रही है, चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल उनको फॉलो कर रहा है। किसने बता दिया नहीं कर रहा? तराजू तो रखो यार अपने पास। ममता बनर्जी और एहतशामुल हक में अंतर रहेगा ना सड़क पर निकलने पर, कि नहीं रहेगा? बोले नहीं ये भी टीएमसी वो भी टीएमसी, नहीं भाई उनके पास प्रोटोकॉल चलता है। उनके आने से पहले स्थान की जांच पड़ताल होती है, डॉग स्क्वाड होता है, तो पूरा एक प्रोटोकॉल है, ब्लू बुक है पूरी। गजब बात कर रहा हूं, ये तो सीखो समझो भाई। बोले ना हमारे नेता कहीं मुख्यमंत्री हैं तो उन्हें पूरा प्रोटोकॉल आखिरी दिन तक मिले, लेकिन भाजपाइयों को नहीं मिलना चाहिए। क्या ये नंगे पांव रिक्शे में बैठ के आए प्रधानमंत्री, तब हम मानेंगे चुनाव है? तो भैया आप अपने घर बैठो, वो काहे को आएंगे? और मैं बता दूं नए लोगों को सीखना भी चाहिए। ये व्हाट्सएप कई बार भ्रमित कर देता है, सच्ची घटनाओं से सीखना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए सब भारतीय वायुसेना के विमान से ही चुनावों में भी गए। उनकी सुरक्षा का प्रश्न है भाई। आप चाह रहे हो कि वो तांगम बैठ के चले जाए? कभी नहीं हुआ, न कभी होगा। इसलिए चिढ़िए मत। ईश्वर को मनाइए कि आप भी मुख्यमंत्री बने, आपकी पार्टी भी सरकार में प्रधानमंत्री बने कोई, तो आपको भी ये जलवा मिलेगा। अब नहीं जब तक बनोगे भैया तब तक तो ये जलवा नहीं मिलेगा। और एक बात कहता हूं, जिन लोगों के पास जेट सिक्योरिटी है, जेट प्लस है या एनएसजी है, वो लोग पूरे राजा की तरह जाते हैं कि नहीं जाते हैं, भले उनके पास बोट हो ना हो, जाते हैं कि नहीं जाते हैं बाहर, पूरा अमला जमला चलता है साथ कि नहीं, आईपीएस स्तर के अधिकारी भागते हैं कि नहीं भागते हैं उनकी गाड़ी के पीछे? राजी बोलो जोर से, हाँ भागते ना। ऐसा तो नहीं राहुल जी कहीं जा रहे हैं तो एक होमगार्ड बैठा दिया, बोले जाओ इनको निकलवा दो, घुमा लाओ, है नहीं ना। आईपीएस स्तर के अधिकारी भागते हैं उनकी कार के पीछे। तो हमारे लला को पालकी
मिले और बोले इनके ले ला, अरे बोले ये पालकी पे कैसे आ जाएंगे? ये नहीं चलेगा भाई साहब, ये नहीं चलेगा। और समाजवादी पार्टी के साथ तो ये बात बहुत उनको ध्यान रखनी चाहिए कि जनता में ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि आप चिढ़ रहे हैं सत्ता से। आप सत्ता के प्रतिस्पर्धी बनिए, वैकल्पिक मॉडल रखिए, लेकिन आप चिढ़ रहे हैं तो चिढ़ से कुछ हासिल नहीं होता सिवाय नकारात्मकता के। मैंने तो उदाहरण बता दिया, 17 में अखिलेश जब कैंपेन कर रहे थे तो वो बाहैसियत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कैंपेन कर रहे थे। इसलिए नहीं, सिर ना हिलाओ भैया, ऐसे सिर ना हिलाओ महाराज, जानकारी रखो। और एक भी उदाहरण भारत में ऐसा नहीं, एक भी उदाहरण नेहरू जी से लेके और आज तक जहां प्रधानमंत्री ने कहा हो कि मैं अपने पार्टी कार्यालय में अखबार बिछा के सो जाऊंगा, संभव नहीं। आपकी भावना हो सकती है लेकिन आपको व्यवस्था इस बात की इजाजत नहीं देगी। आप प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री की तरह रहेंगे। जो भूतपूर्व हैं वो तो रौला चौला बचाए घूम रहे हैं, हक साहब भी मुस्कुरा रहे हैं क्या? और हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चाह रहे हैं कि नहीं आप सड़क पर ऐसे चलो। दूसरी बात, इस बात पर कई बार पब्लिक डोमेन में चर्चा करने की कोशिश हुई, लेकिन ऑल पार्टी नेताओं ने उसको दबा दिया। मेरे जैसे कुछ लोगों ने इस विषय को उठाया कि एक नई आचार संहिता बना लो कि चुनाव से 3 महीने पहले सरकार किसी दूसरी व्यवस्था में काम करे और जो लोग सरकार में हैं वो सामान्य व्यक्ति की तरह रहें। किसी ने नहीं माना, अच्छा किसी ने नहीं मानी मेरी बात। बोले कैसी बात कर रहे हो, आखिरी कष्ट तक मजा लेंगे, आप समझ रहे हैं ना? बोले टिकट लिए आखिरी गाना भी देख के जाएंगे। बोले अग्निहोत्री जी की देख लो, ये करे आधा आधा गाना छोड़ दो। क्यों? उस सिगरेट वाले कहते ना आखिरी कष्ट तक मजा लेंगे, वो जो सत्ता है आखिरी कष्ट तक मजा लेंगे, वो टोटा तक जब तक बिल्कुल काला ना पड़ जाए तब तक पिएंगे। हक साहब आप तो जानते हैं पुराने आदमी, और दूसरे को उपदेश दे रहे हैं हम लोग, ये नहीं चलेगा। ममता जी और उनकी पार्टी को इस बात का चिंतन जरूर करना चाहिए कि जिस संवैधानिक प्रक्रिया को उन्होंने सबसे ज्यादा कोसा, जिसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक गई, वो ये वही उसी प्रक्रिया के गर्भ से बंगाल के इतिहास में पहली बार 94% वोट पैदा हुआ है। सल्यूट करिए और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगिए। क्या बिहार और क्या तमिलनाडु और क्या पश्चिम बंगाल, इतिहास रच दिया, इतना वोट कभी नहीं पड़ा। SIR के लिए जितनी गंदी बातें आप लोगों ने कही चुनाव आयोग के लिए, अब खेत जताना चाहिए। और भाजपा और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अखिलेश जी की पार्टी है, उनको अब इस बदले हुए अंदाज से अपनी रणनीति बनानी चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है। मैं फिर दोहरा दूं, उत्तर प्रदेश में 85 से 90% वोट पड़ेगा, जो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। उत्तर प्रदेश में कभी नहीं देखा होगा, उतना वोट पड़ेगा। तो जब वोट उतना पड़ेगा तो उसको संभालना भी पड़ेगा ना। बंगाल से, बिहार से, तमिलनाडु से सबक लीजिए। अभी 8-10 महीना बाकी है उत्तर प्रदेश में, नहीं तो फिर सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।